हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये रहा हमारे पास रेडियल बेसिस फंक्शन की एग्जांपल नंबर 1, जिसके अंदर हम रेडियल बेसिस फंक्शन का बच्चों कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है जी, एक्सआर का लॉजिक है बच्चों। मैं इसके ऊपर ना हर एक इनपुट के ऊपर तो लॉजिक अप्लाई करके नहीं दिखा सकता, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए ना हम कोई एक इनपुट चूज़ करेंगे। अब मेरी बात याद रखिएगा, जितनी जी की वैल्यूज़ होती है ना, यानी कि हमारी रेडियल बेसिस फंक्शन की जो हिडन लेयर होती है उसमें जितने जी की वैल्यूज़ होती हैं उतनी आपको हमेशा इनपुट्स गिवन होंगे, बिकॉज़ उनके सेंटर और उनके म्यूज़ की वैल्यूज़ जो है वो हम इनके पेयर्स की मदद से ही चूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि बिकॉज़ ये एक बहुत अहम बात है। अगर आप इसको भूल जाएँगे तो आगे जाके आपको यहाँ पे काफ़ी दुश्वारी पेश आ सकती है, डिफ़िकल्टी आ सकती है और आप यहाँ पे मार भी खा सकते हो। ठीक है? तो लिहाज़ा इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, इस चीज़ से आपने गुमराह नहीं होना। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, पहले मैं क्या करता था, आपके सामने लेयर बना के रख देता था, लेकिन अब ये एक और आइडिया आया है कि इस तरह से भी कभी-कभार आपको मतलब कि दिया जाता है क्वेश्चन। अब देखें, अब आपकी आसानी के लिए ना मैं कोई एक ऑर्डर इनमें से चूज़ करता हूँ। मैं इसकी थर्ड लेयर को प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, यानी थर्ड इनपुट को। आपको पता है एक्सआर का लॉजिक है, अगर डिफरेंट इनपुट्स हों तो रिजल्ट 1 आता है। ठीक है, ये एक्सआर का लॉजिक है। तो हम थर्ड को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो कहता है इसका जो ऑर्डर है इसके गेट्स का वो ये है कि 2 ज़रबे 4 ज़रबे 1, यानी आपको पता है 2, यानी कि फर्स्ट नंबर पे इनपुट लेयर होती है, यानी इसका कहने का मतलब है 2 इनपुट्स हैं, 4, यानी कि 4 हिडन लेयर की बात कर रहा है, 4 रेडियल बेसिस फंक्शन है, यानी कि 4 जी की वैल्यूज़ हैं। तो चलिए मेंशन करते हैं, इनका गेट का ज़रा वे बनाते हैं। अब सबसे पहले नंबर पे ज़रा देखिएगा, हमारे पास आ जाएंगी इनपुट्स। ठीक है जी, ये मैं इनपुट सर्कल में ले रहा हूँ और ये मेरी दूसरी इनपुट x2, ये आ गया फर्स्ट नंबर पे 2 क्रॉस 4, यानी कि 4 आगे हमने जी की लेयर्स बनानी है। तो ये मेरे पास बच्चों G1 आ गया पहले नंबर पे। ठीक है, दिस इज़ G1, दिस इज़ G2 एंड देन G3 एंड लास्ट में आपके पास आ गया G4। ठीक है जी, ये आपने रेडियल बेसिस फंक्शन की हिडन लेयर ड्रा कर दी, जो कि आर्डर अभी तक पूरा कर रही है 2 क्रॉस 4। आगे 1, यानी कि आगे कहता है आउटपुट लेयर में एक ही हमारे पास रिजल्ट है, उसको आप बच्चों Y भी कह सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट जैसे आपको बेटर लगे। तो अभी के लिए मैं इसको O5 कह देता हूँ। ठीक है, वाई का नाम नहीं देता, बिकॉज दिस इज़ इनपुट लेयर, तो इसकी हो सकता है हमें बच्चों। अब ये हमारी ना, मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स के हमारे पास यहाँ पे बेसिस कंसेप्ट होते हैं, कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल्स चल रहे हैं, यानी कि यहाँ तो हमारी वैल्यू यानी कि डायरेक्ट 0 होती है या 1 होती है, सिर्फ 0 और 1 के बीच में है। यानी देखो, कोई इशारिया की फॉर्म में कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि और कोई वैल्यू नहीं है। इससे पता क्या पता चलता है, हमारा जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट है, और जब सिग्नल डिस्क्रीट होता है तो वहाँ पे थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। थ्रेशोल्ड मीन्स के वैल्यू अगर 0 से लेस देन आई तो हम रिजल्ट को वो 0 रख देंगे, और वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आई तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। ठीक है, अदरवाइज आपके पास एक और क्वेश्चन आएगा, अभी मैं वो भी आपको करवाऊंगा जब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करके देंगे, जिसमें हम थ्रेशोल्ड की बजाय दूसरा कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम डिस्क्रीट सिग्नल की बजाय कॉन्टिन्यूअस सिग्नल लेंगे। ठीक है, अब ज़रा देखें, इनपुट यहाँ से दी जाएगी। ठीक है, आगे ये क्या करेंगे, इनपुट्स वाले फंक्शंस, इसकी एक वैल्यू यहाँ पे जाएगी। ठीक है, और बाकी देखें ये, यानी इसकी वैल्यू तकरीबन हर एक को जाएगी इस तरह से, ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। इसी तरह से x2 भी यही काम करेगा, हर एक रेडियल बेसिस फंक्शन को अपनी इनपुट पहुँचाएगा, ऐसे कुछ। ठीक है जी, अब हम लेट कर लेते हैं बच्चों इनके दरमियान। आगे देखें, चले वो करने से पहले ये भी कर दूं, यहाँ पे आगे भी लेयर जनरेट कर देता हूँ। ये देखें ऐसे, इनकी भी ये सारी लेयर्स, यानी कि सब के सब अपनी अपनी इनपुट यानी कि आउटपुट को आगे पहुँचा देंगे इस तरह से। ओके हो गया। तो अब यहाँ पे बच्चे, मैंने आउटपुट को यहाँ पे बायस इनपुट नहीं दी हुई, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। वो तब ज़रूरत पड़ती है अगर मतलब कि मैं यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल होती हैं। आप इसको यही समझ लें, अभी हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यही कंसिडर कर लें, ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। तो देखें, सिंपल सी बात है, आपको पता है यहाँ पे वेट्स की वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे हम लेट से इसकी W1 कह लेते हैं, क्योंकि G1 की तरफ से आ रही है, इसको W2 कह लेते हैं, G2 की तरफ से जा रही है, और ये G3 की तरफ से तो W3, इसको W4 कह लेते हैं। ठीक है, इनके दरमियान में क्या होता है, इनके दरमियान में असल में सिग्माज होते हैं। ठीक है, सिग्मा तो इसकी लेयर का हम कह देते हैं सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। इनको बच्चों रैंडमली आप नाम दे सकते हो, मसला नहीं है। ठीक है, उसकी रीज़न मैं अब आपको बताता हूँ क्यों। ये हमारा सिग्मा 4,
ये हमारा सिग्मा 5, ये उसके बाद नीचे आ गया सिग्मा 6, ये सिग्मा 7, ये मेरा सिग्मा 8 हो गया। 8 इनपुट्स जा रही हैं, दोनों तरफ से 8 लेयर्स जा रही हैं, तो ये सिग्मा 8 तक जाएगा। इसकी रीज़न यह है इसको रैंडम नंबर देने की, क्योंकि सिग्मा की सिर्फ एक वैल्यू आपको दी जाती है जो कि सब के बराबर होती है, मतलब कि एक सिग्मा की वैल्यू कॉन्स्टेंटली दे दी जाएगी जो इन सब पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ये चक्कर होता है। तो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन के अंदर बच्चों सिग्मा इज इक्वल टू 1 दिया गया हुआ है, ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चनर आपको दे देगा वैल्यू। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बताना है कि जैसा कि हम जानते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर है, सिग्मा 2 सिग्मा 3 के बराबर है, सिग्मा 3 सिग्मा 4 के बराबर है, सिग्मा 5 के बराबर है ये आगे, यानी कि हमारा ये जो सिग्मा 5 है सिग्मा 6 के बराबर है, सिग्मा 6 सिग्मा 7 के बराबर है, और ये सिग्मा 8 के बराबर है, और इनकी वैल्यू एट द लास्ट सिग्मा के बराबर है जो कि 1 है, ठीक है जी। बस इतना सा इसके अंदर लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। तो अब हम जी की वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करके दिखाते हैं। देखो बच्चों, मैंने कौन सी इनपुट चूज़ किया है, ये 1 और 0 वाली, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरफ 1 आ रहा है, इस तरफ 0 आ रहा है, और उसके पहले भी आगे एक और बात चलती है कि मेरे पास सेंटर्स की वैल्यूज़ भी आपको रखनी पड़ेंगी, यानी कि जितने आपके पास जी की वैल्यूज़ है ना, उतने आपको सेंट्रल पॉइंट्स ढूंढने होंगे म्यू की वैल्यूज़, यानी आपको चाहिए होंगी फार्मूले में पुटिंग करने के लिए। तो वो म्यू की वैल्यूज़ आप कहाँ से हासिल करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये आपका G1 है ना, इसकी μ1 की वैल्यू होगी, यानी इसका यानी इस तरह से लिखा जाएगा, देखें G1 इंटू μ1, और साथ में आ जाएगा अपने पास दूसरी वैल्यू जो होती है यार इसके μ1 के साथ में ना बच्चों, असल में इसका ना रेडियस का फंक्शन लिखा जाता है। अब मेरे यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे विजिबल नहीं है, रुके मैं आपको बताता हूँ। जी बच्चों, ठीक हो गया जी। म्यू के साथ हमारे पास ना असल में सिग्मा होता है, माजरत यार सिग्मा मेरे ना जहन में नहीं था आ रहा, सिग्मा 1, ठीक है, ये हमारे लिए G1 के लिए है। ऐसे ही G2 के लिए क्या होगा, आपको समझ तो आ गई होगी। G2 के लिए हमारे पास होगा G2 इज इंटू μ2 और सिग्मा 2, ठीक है। इसी तरह से G3 के लिए μ3 सिग्मा 3, ठीक है। ये सारा आपका क्वेश्चन का हिस्सा जो मैं अभी लिख रहा हूँ, सिग्मा 3, ठीक है। और उसके बाद G4 μ4 सिग्मा 4। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। असल में होता क्या बच्चों, ये जो म्यू की वैल्यूज़ होती है ना, हमने चूज़ करनी होती है इनमें से। ये म्यू असल में सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ ना हमने इनपुट्स में से चूज़ करनी है। अगर आपके पास 2 म्यू हैं तो आप इनमें से 2 पेयर्स चूज़ कर लें, यानी आपका जो μ1 है ना, उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से है। μ1 के लिए जो वैल्यू है ना हमारे पास, वो बराबर है हमारे पास 0 0 के, ठीक है। उसके बाद जो μ2 है उसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पे गिवन होगी, μ2 इज इक्वल टू, आप दूसरी चूज़ करेंगे 0 1, ठीक है। कॉमन तो हम चूज़ नहीं ना कर सकते। आगे μ3 जो है उसके लिए ये वाला पेयर चूज़ कर लेते हैं 1 0, ठीक है, 1 और 0। उसके बाद μ4 जो है हमारे पास, उसके लिए चूज़ कर लेते हैं 1 1 वाला। अब अगर बच्चों आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपका उस्ताद आपको दे देता है एक इनपुट सॉल्व करने के लिए, वो आपको एक इनपुट की लेयर दे देता है, ठीक है, वो कहता है इसको प्रूव करें, तो वो पता है क्या करेगा, आपको उसे यानी कि कह लें मजबूरन एक और इनपुट देनी होगी। वो आपको 2 इनपुट्स देगा, क्योंकि आपको उसको उसके अंदर म्यू की वैल्यूज़ चाहिए होंगी, तो म्यू के लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको 2 म्यू की वैल्यूज़ चाहिए होंगी एक को प्रूव करने के लिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास 4 जी थे ना, जितने जी की वैल्यूज़ होती है ना, उतनी आपको इनपुट्स की यानी कि कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं। अब जी के देखें टोटल 4 थे जी, तो दैट्स वाई 4 कॉम्बिनेशंस मेरे पास अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से मैं म्यू की वैल्यूज़ हासिल कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मेरे पास 2 जी की वैल्यूज़ होंगी तो 2 यहाँ पे कॉम्बिनेशन मौजूद होंगे। तो ये भी आपने कंसेप्ट याद रखना है, यानी कि जी की ना जो अपने पास क्या नाम है नंबरिंग है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस मौजूद होंगे। अब बच्चों देखिए, मैं G1 G2 G3 G4 को फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया। G1 को कैसे फाइंड आउट करूँगा, सिंपल सी बात है, इसके अंदर ना सॉरी वो लिख लीजिएगा या मेरे से लिखा जाएगा, अभी लिख दिया जाएगा μ1 कामा साथ में क्या आएगा सिग्मा 1, ठीक है। ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसका फार्मूला आपको याद होगा, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अंडर रूट, यहाँ पे ऐसे ही अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, इनटू आपके पास क्या होता है बच्चों, आपके पास यहाँ पे होता है x1 और x1, ठीक है जी,
और माइनस से ये जो आपके पास म्यू की वैल्यू है, आपने जो म्यू 1 रखा हुआ है, क्योंकि म्यू 1 ना G1 के केस में अब इस्तेमाल होगा, म्यू 2 G2 के केस में इस्तेमाल होगा, म्यू 3 G3 के केस में इस्तेमाल होगा, म्यू 4 G4 के केस में इस्तेमाल होगा। इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है ना बच्चों, वो यहाँ पे इससे माइनस हो जाएगी, यानी x1 माइनस 0 होल का स्केयर, ठीक है जी। उसके बाद सेंटर में प्लस, फिर x2 माइनस आगे दूसरी वैल्यू बच्चों म्यू 1 की दूसरे पेयर की वैल्यू जो कि हमारे पास 0 है वो भी, तो 0 स्केयर, और बटे में आपको पता है हमारे पास होता है 2 सिग्मा का स्केयर। अब अगर आप इसमें बच्चों वैल्यूज़ पुट करते हैं, अभी आपके सामने कैलकुलेटर में पुट करके आपको आंसर निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितनी देर में पुट करके मैं आपको एक स्टेप और करके दिखाऊंगा, उससे बेटर डायरेक्ट आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो ये देखिएगा अल्फ़ा, ये एक्सपोनेंशियल आ गया, ठीक है जी। इसकी पावर में हमने क्या करना है, माइनस लिखना है, और फिर अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है ज़रा देखें, x1 की वैल्यू पहले पुट करनी है। x1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास पेयर में क्या आ रही है, इनपुट पीछे की तरफ से 1 आ रही है, तो 1 माइनस 0 करूँगा, आपको यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है 1 माइनस 0 करने से मुझे 1 मिल जाएगा होल का स्केयर लेके, ठीक है। 1 माइनस 0 1, 1 का स्केयर 1, उसके बाद प्लस x2 माइनस 0, x2 मेरे पास यहाँ पे इनपुट आ रही है 0, तो 0 माइनस 0 0 होगा, यानी ये तो 0 हो गया, यहाँ से 1 मिल रहा है, यहाँ से 0 मिल रहा है, तो 1 प्लस 0 हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का स्केयर रूट आपको पता है 1 ही होता है, तो 1 और ओवर 2 सिग्मा का स्केयर, सिग्मा की वैल्यू आपको पता है 1 के बराबर है, तो ये भी नीचे यानी 2 बन जाएगा। तो अंडर रूट लूंगा 1 का, तो वो 1 आ चुका होगा, बटे में 2 होगा, और 1 ओवर 2 0.5 होता है, लिहाजा ई की पावर मेरे पास आ जाएगी माइनस 0.5। आप इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, मैं डायरेक्ट वैल्यूज आपको बता दिया कौन कौन सी पुट हो रही हैं। तो यार आपके पास देखें 0.6 आंसर आ रहा है, ठीक है, 0.6। अब G2 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इसी पार्ट का दूसरा हिस्सा G2 जिसमें आ जाएगा म्यू 2 सिग्मा 2। उसके फार्मूले में अब हमारे पास क्या आएगा, ज़रा गौर से देखिएगा बच्चों, इनपुट्स की वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, x1 और x2 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो तो हमने फिक्स कर दी हुई है। चेंज हो रहा है बार बार सेंटर हमारा, यानी कि म्यू चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, x1 माइनस, अब देखें कौन सा पेयर है, म्यू 2 की ये वैल्यूज आपने लिख रखी हैं पहले नंबर पे, यानी म्यू 1 माइनस होगा, इसका म्यू 2 है ना, तो इसको क्या ले, म्यू 1 है, ये म्यू 2 की वैल्यू है। अब ये असल में ना हमने नाम ऐसे रखे हुए हैं म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4, तो ये थोड़ा ऐसे अजीब लग रहा है ऐसे उनको उनकी वैल्यूज को कॉल करते हुए, लेकिन ये है असल में यही बात। जो पहली वैल्यू पहले माइनस होती है, फिर सेकंड वैल्यू माइनस होती है, तो फर्स्ट वैल्यू इसकी 0 है, तो इसमें से 0 माइनस हो जाएगा, फिर आगे आएगा प्लस, और फिर क्या होगा बच्चों, x2 माइनस इसकी सेकंड वैल्यू माइनस होगी इसमें से, यानी माइनस, अब इसकी सेकंड वैल्यू है 1, तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, और ये स्केयर आ गया, और बटे में इसके 2 सिग्मा स्केयर आएगा। अब जरा गौर से चेक कीजिएगा अब क्या होता है, ये x1 माइनस 0 करने पे x1 की वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये 1 माइनस 0 आपके पास 1 का स्केयर यानी कि 1 ही आ जाएगा। और इस तरफ ज़रा गौर करें, प्लस यहाँ पे x2 माइनस 1 है, x2 की वैल्यू तो है ही 0 हमारे पास, तो ये लिहाजा ही आ जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 का स्केयर प्लस 1 नहीं होता, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का अंडर रूट, और बटे में आपके पास है 2 आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा स्केयर आपको पता है 1 के बराबर होगा, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, तो 2 आएगा, अंडर रूट 2 ओवर 2। तो ई की पावर हमें लिखनी पड़ेगी इस दफ़ा एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस, ये देखें एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अंडर रूट 2, और इसको डिवाइडेड बाय हमने 2 करना है, क्योंकि हमारा नीचे वाला 2 अंडर रूट से बाहर है। तो ये देखें आंसर आता है 0.49, इसका आंसर आ गया 0.49, ठीक है जी। इसी तरह से बच्चों आप G3 और G4 भी फाइंड आउट कर लोगे, ये मैं आपको G3 करके दिखाने लगा हूँ, म्यू 3, और G4 मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको समझ आ चुकी होगी। G3 जब फाइंड आउट करूँगा, 3 मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं। तो इसके केस में देखें म्यू 3 के केस में अब क्या चक्कर है, पहले नंबर पे आएगा x1 माइनस म्यू 3 का पहला पॉइंट जो कि 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, स्केयर आ गया प्लस, उसके बाद दूसरा पॉइंट x2 माइनस इसका दूसरा पॉइंट 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया, होल का स्केयर आ गया, ठीक है, और बटे में 2 सिग्मा स्केयर आ गया। अब ये बच्चों सेम टू सेम ना आपके फर्स्ट वाली इक्वेशन बनने वाली है। देखें x1 की जगह जब 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस x2 की जगह जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा, सॉरी ये तो काम यानी कि डायरेक्ट 0 आ रहा है, ठीक हो गया, मुझे समझ आ गई है। ये बच्चों क्या हो रहा है, देखें सीधी सी बात है, ये तो 0 हो गया ना, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो गया, और यहाँ पे बात करूँ तो 0 माइनस 0 हो रहा है, क्योंकि x2 की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस 0 रिजल्ट में 0 आएगा, तो 0 को जब मैं डिवाइड करूँगा 2 से तो 0 ही मिलेगा, और e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होती है, आपका इसके पास आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। अब चौथी जूस में अगर मैं मूव करूँ तो वो आएगा G4 म्यू 4 और साथ में सिग्मा अपने पास 4 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अंडर रूट x1
अब देखो बच्चों इसमें म्यू की वैल्यू दोनों की 1 1 है, तो यहाँ पे यानी x1 में से -1 होगा और प्लस x2 में से भी -1 होगा और बटे में आ जाएगा 2 सिग्मा स्केयर। तो अब इस केस में देखें बच्चों कि और x1 की वैल्यू आपको पता है 1 है, तो 1 - 1 ये तो 0 हो गया, ये टर्म खत्म हो गई। यहाँ पे 0 पुट हुआ, 0 - 1 और होल का स्केयर यानी ये आ जाएगा +1 का यानी कि जब अंडर रूट ले तो +1 ही आता है, बाहर माइनस है तो -1/2 बनेगा, क्योंकि ये तो वैल्यू आपको पता है सिग्मा स्केयर की वैल्यू 1 आती है, क्योंकि सिग्मा स्केयर असल में हमारे पास सिग्मा की वैल्यू 1 है तो 1 का स्केयर 1 होता है। ये चीज़ आपको मैंने मेंशन करके दे दिया है, यानी आपका डाउट दूर करने के लिए। तो यहाँ पे यानी 2 बन रहा है, तो ये भी 0.5 दे रहा है, -0.5 और -0.5 के लिए आगे भी हमने एक टर्म सॉल्व किया, तो इसका आंसर भी 0.6 ही आने वाला है। मैं फिर भी वेरीफाई कर लूँगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। मैं एक दफ़ा इसे वेरीफाई कर देता हूँ, ये ठीक गया ना हमारा? जी बिल्कुल ठीक है, ये बच्चों आंसर ठीक है। अब देखें ये जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं ना, ये सारी यहाँ पे पुट हो जाएंगी। G1 की वैल्यू हमारे पास अपने पास कितनी है? 0.6 है, ठीक है, ये आपको अब याद रखनी होगी 0.6। G2 की वैल्यू कितनी है? 0.49 है, क्योंकि आगे इसने ना हमारे पास बच्चों काम आना है O5 को मालूम करने के लिए। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आई है, इसकी वैल्यू भी 0.6 आई है। अब वेट्स की वैल्यूज़ बच्चों आपने लेट कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग। मैं क्या करता हूँ बच्चों, आपको बस करके दिखाना ना, तो हम लेट कर लेते हैं वेट की वैल्यू। W1 की वैल्यू मैं रख लेता हूँ 0.5 रख लेता हूँ, ठीक है जी। W2 की वैल्यू मैं रख लेता हूँ -0.5। अपनी अपनी मर्जी से आपने रैंडमली क्या है 0 और 1 के बीच में आपने सेट कर लेनी है, ठीक है, -1 से सॉरी 1 के बीच में। उसके बाद W3 की वैल्यू मैं सेट कर लेता हूँ, चले 1 सेट कर लेता हूँ और W4 की वैल्यू मैं सेट कर लेता हूँ -1, ठीक है जी। अपनी मैंने रैंडमली कोई भी वैल्यू सेट कर दिया। अब आपको पता है बच्चों, ये आपने परसेप्ट्रॉन की लेयर में स्टडी किया था कि इससे अगर हम आउटपुट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हम H को फाइंड आउट करते हैं। O5 पे मुझे H5 फाइंड आउट करना होगा, तो ये मैं H5 का फार्मूला लगाने लगा हूँ। H5 आपको पता है कैसे फाइंड आउट किया जाता है? सिग्मा I की लिमिट होती है आपके पास, जो कि यहाँ पे 1 से n तक चलेगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो है ना हम 1 से स्टार्ट किया हुआ है, हमने इसको बाइसिंग इनपुट नहीं दी हुई, ठीक है। एक्स आई और साथ में ओमेगा आई, ये मेजर फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह हमारे पास अब जी आ चुका हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, ये आपने लिखना है एज इट्स इक्वल टू। अब आई की लिमिट पुट कर दो, यानी आई कहाँ से लेके कहाँ तक पुट हो रहा है, इसमें 1 to 4 पुट हो रहा है हमारे पास, क्योंकि 1 से लेके 4 तक हमारी वैल्यू है। और यहाँ पे एक्स की जगह जी आई है और ओमेगा आई है। ओमेगा सॉरी मैं कह जाता हूँ बच्चों, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में स्टडी करवाता हूँ, तो मेरे यहाँ पे ना डब्ल्यू को मैं ज़्यादातर ओमेगा ही स्टडी करता हूँ, क्योंकि फ्रिक्वेंसी से लेना देना चलता रहता है। अब वैल्यूज़ में हम लिमिट्स पुट करते हैं। देखिए पहले नंबर पे आ जाएगा G1 W1 प्लस, फिर G2 W2, फिर हमारे पास आएगा प्लस G3 W2 सॉरी W3 प्लस G4 W4। इसको फाइंड आउट करते हैं, थ्रेशोल्ड की मदद से इसकी वैल्यू आनी है। तो H5 हमारे पास कितना आता है चेक करते हैं। G1 की वैल्यू बच्चों कितनी है? G1 की वैल्यू है जी हमारे पास 0.6, तो 0.6 इंटू हमारे पास W1 की वैल्यू जो कि 0.5 है, इसी तरह से प्लस G2 की वैल्यू जो कि 0.49 है और साथ में W2 की वैल्यू जो कि हमारे पास 0.5 है। देन हमारे पास प्लस G3 की वैल्यू जो कि 1 आई थी और W3 की वैल्यू मैंने 1 सेट की हुई है, चलें ये भी ठीक हो गया। प्लस G4 की वैल्यू जो कि 0.6 है और साथ में देखें W4 की वैल्यू जो कि -1 है। इस होल को मैं सॉल्व करके आपको इसका आंसर बताता हूँ क्या आता है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स मेरे पास रिज़ल्ट में आ रहा है 0.455, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये ग्रेटर देन हमारे पास 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही कह लें ऐसा साबित हो गया कि ये हम जो लॉजिक अब प्रूव करना चाह रहे थे वो प्रूव हो गया। यानी ये कभी-कभार ही ऐसा कह लें कि कुछ ऐसे इनिशियल केसेस होते हैं या कह लें रेयर केसेस होते हैं जिनमें हम रैंडमली वैल्यूज़ सेट कर रहे हैं और हमारा आंसर भी आ जाए। अब देखो अगर H5 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है तो जो इसकी आउटपुट आएगी जिसे हमने O5 का नाम दे दिया हुआ है वो इज़ इक्वल टू 1 आएगी और हमें 1 ही चाहिए थी, बिकॉज़ यहाँ पे हम कहेंगे। अब चलो मैं आपको समझाने के लिए ना यानी आपको बताता हूँ, अगर आपकी ये आंसर यानी इसके इक्वल ना आता तो फिर आपको क्या करना चाहिए था, वो भी आपको स्टेप तो अब मुझे बताना ही है ना। तो इसके बाद आपको पता है बच्चों, जब हमारे पास O5 आ जाता है तो हम एरर कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट चले आया हो। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो आंसर आया होता है उसमें से टारगेट वैल्यू को माइनस कर देते होते हैं, ये हमारा काम होता है। तो देखो YT जो मेरा टारगेट था वो भी 1 था और O5 जो मेरे पास आया वो भी 1 है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ये मेरे पास एरर आया
आया है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको याद होगा हमारा फार्मूला जो परसेप्ट्रॉन में हम इस्तेमाल करते थे वेट्स को अपडेट करने के लिए, वो ये होता था WI इज इक्वल टू WI माइनस ईटा इनटू आपका एरर होता था, यानी कि आपकी आउटपुट में से माइनस किया जाता था आपके टारगेट को, ये फार्मूला होता था। तो यहाँ पे आपका एरर असल में यही है, और मल्टीप्लाई किया जाता था इनपुट के साथ, जो सी इनपुट होती थी। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स नहीं है, चले मैं आपको फार्मूला तो भी रैंडम बता रहा हूँ ना, तो हमारे पास एक्स आई ऐसे होता था, यहाँ पे जी आई है, ठीक है बच्चों। हमें एक्स इनपुट्स को कोई अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स वाली ये जो लेयर है ना सिग्मास वाली, सिग्मा को कभी भी बच्चों हम क्या करते हैं, मतलब कि अपडेट नहीं करते, बिकॉज दिस इज एक्टिवेशन लेयर, ये बस एक्टिवेट करने के लिए सिस्टम को, इसको अपडेट नहीं किया जाता, वेट्स को अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पे बस इन दो लेयर्स के बीच में यहाँ पे क्या होगा जी बच्चों, ट्रेनिंग रेट चलता रहेगा, इनको अपडेट किया जाएगा, एरर फाइंड आउट किया जाएगा, यही चलता रहेगा काम। अब मैं आपको ना बताता हूँ होता क्या। फॉर एग्जांपल हमारा कुछ ना कुछ एरर आ गया होता, अभी एरर चले जीरो आया तो है ना कुछ वैल्यू है। मैं इसको आप अब अप्लाई करके दिखाता हूँ। पहले मैं W1 को बच्चों अपडेट करता, W1 किसके दरमियान में था, ये W1 G1 और आउटपुट के दरमियान में। तो देखें क्या फार्मूला बनता है, यहाँ पे आ जाता है W1 ईटा की वैल्यू आप थोड़ी देर के लिए लेट कर ले, हमारे पास 1 गिवन थी, ठीक है, ये 1 हो गया। अंदर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाना था, एरर की वैल्यू यानी 0, और x ऑफ i की जगह आपके पास आना था g ऑफ 1, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इनपुट x ऑफ i कहाँ किसके बराबर है, g ऑफ 1 के बराबर है, यानी आपकी इसके लिए इनपुट G1 थी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, डैट्स वाई यहाँ पे G1 आ गया। तो देखो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे G1 यानी बता रहा है कि इसके वेट में कोई अपडेशन नहीं आएगी, ये एज इट एज W1 नहीं आ जाएगा, बिकॉज एरर ही नहीं है। तो एरर होता नहीं है जब, तो वहाँ पे कोई अपडेट नहीं आती है, यानी कि वेट्स में। ऐसे ही बच्चों आपके G2 के लिए भी यही होगा, मैं फार्मूला लिख के दे देता हूँ। देखें यहाँ पे बस देखें फ़र्क क्या आता जाएगा, यहाँ पे W2 आएगा, यहाँ पे G2 आएगा, यहाँ पे W3 आएगा, G3 आएगा, W4 आएगा, G4 आएगा। बस आप अपने वेट्स अपडेट कर देंगे और आपका काम डन हो जाएगा, यही बस इसका लॉजिक है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैंने आपको सारा लॉजिक दे दिया। अगर आपका एरर होता तो वैल्यूज अपडेट होती जाती, ठीक है। एरर अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आंसर 1 ना आया होता, 0 आया होता, तो हमारे पास एरर आना था 1 का, ठीक है। तो इसके अंदर 1 आ जाना था, तो वैल्यूज अपडेट होती जानी थी, ठीक है। ये चक्कर होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको लॉजिक समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट अभी इसका मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्या करेंगे जी, वैल्यूज चूज करेंगे लाइक कंटिन्यूअस सिग्नल की, यानी कि हम ये पल्स सिग्नल नहीं लेंगे जिसमें यानी 0 1 नहीं सिर्फ वैल्यू चलती है, डिस्क्रीट सिग्नल जिसे हम कह रहे हैं।